साला त्यौहार है हमारा। ये कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों के बीच से रुखसत हो जाएगा, यानी 26 अप्रैल को हम लोगों को कांग्रेस के तीसरे नंबर बटन पर उंगली लगाकर शहादत की उंगली से बटन दबाना है और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाकर हिंदुस्तान की सत्ता को तब्दील करना है। यकीन मानिए ये हम लोग का मिशन बहुत कामयाब होगा और 2019 में भी इसकी मिसाल किशनगंज की जनता ने दे दिया है नहीं? तो मैं ये चाह रहा हूं, चूंकि वक्त मेरे पास नहीं है, 10 से 15 मिनट 2 शेर मैं भाई शबाब से कहूंगा कि आप पढ़ दीजिए फटाफट, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करके निकल जाएंगे, चूंकि आगे भी वहां से बार बार फोन आ रहा है। आ जाइए। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी 26 अप्रैल को आपके लोकसभा किशनगंज का 5 साला त्यौहार, जिसे हम लोग इलेक्शन और चुनाव के नाम से जानते हैं, इसकी तैयारी में आप तमाम हजरात यहाँ पे जुटे हुए हैं। मैं सबसे पहले अगेपुर, पौलान हाट और यहाँ के आसपास में रहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ भाई अब्दुल कुद्दूस साहब को और अकबर भाई को, तमीम भाई को, बाबुल भाई को, अमरनाथ यादव जी, गुप्ता जी, अमरनाथ गुप्ता जी को और शरीफ, नाम से ही शरीफ है तो काम भी आपका शरीफ ही होगा, भाई शरीफ साहब को, कलाम साहब, कमरुल साहब, कलाम साहब, सेठ साहब, चाचा आपका नाम, ऐनुल चाचा साहब, अनवर भाई चाचा, लतीफुल मेंबर साहब, ममनून समेती साहब, हाँ नाम निकल रहा था। ये जो वो जगह है ना, यहाँ आने के बाद हम लोग नाम भुला देते हैं, है ना? आपका शफीक, रफीक भाई चाचा, साजिद चाचा जी, पुलहित जी, आमिर जी चाचा आप भी बताई दीजिए। तजम्मुल हुसैन जी चाचा, आप शाहिद साहब और चाचा अनामुल चाचा, राशिद चाचा, सगीरुद्दीन, सगीर का मतलब छोटा होता सबसे लास्ट हो गया, आप नहीं बोल पाएंगे, नाम बहुत हो गया आपको। अच्छा आप ऐसे नाम बोला जाएगा, जब आप रजनीगंधा खाते हैं तो रजनीगंधा भी एक आध लाना होगा ना, सबको देने के लिए। भाई अब्दुल कुद्दूस साहब की मेहनत और कोशिश थी कि हमको यहाँ आने पे मजबूर होना पड़ा, ये एक सच्चाई है, और बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात ये, पूरे लोकसभा किशनगंज से मौलाना साहब की डिमांड हो रही है, मौलाना साहब 1 घंटा हमको दे दीजिए, मौलाना साहब 1 घंटा हमको दे दीजिए। अभी आपके कदम चौक से बोल के आए हैं, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ के बाद सीधे सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब जो बायसी के एमएलए हैं, मुझे वहाँ जाना है, समझे कि नहीं? जरूरी ये है कि अब हम लोग के गले में भी वो जान नहीं रही है, सही बात यही है, बहुत बुरा हाल है। और कल रौटा में जो प्रोग्राम था, पूरा प्रोग्राम मेरे ही सर पे रख दिया गया था, क्या कुद्दूस भाई है ना, थे ना आप लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से प्रोग्राम को अच्छा निभाया गया। जो काम, जो पैगाम, जो इनाम लोगों को देना चाहिए वो मुकम्मल दिया गया है नहीं? बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। भाई तेजस्वी यादव जी, भाई मुकेश सहनी जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, ये सारे लोग आए थे, बड़े बड़े कांग्रेस के, आरजेडी के, वीआईपी के बहुत बड़े बड़े लीडरान आए थे। सब ने एक ही पैगाम दिया कि हम सबको मिलजुल के वोट करना है, हम सबको मिलजुल के कांग्रेस को जिताना है, हम सबको मिलजुल के इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। मेरी एंकरिंग के बीच में जो कुछ बयान दे के जा रहे थे, मैंने पलट के सबका सवाल का जवाब देने की कोशिश की और मैंने कहा, भाई तेजस्वी यादव जी,
आपका पैगाम है कि सबको मिलके वोट करना है। भाई अखिलेश सिंह जी, आपका पैगाम है सबको मिलके वोट करना है। भाई मुकेश सहनी जी, आपका पैगाम है कि यहाँ से मोदी को हटाना है। मैं आप लोगों को ये पैगाम दे दूं कि आप लोग आज जागे हैं। किशनगंज की जनता आज से 5 साल पहले जाग चुकी है। जब मोदी जी की लहर चल रही थी, एक तूफान आया हुआ था मोदी जी के नाम का, तब किशनगंज की जनता ने मोदी जी को बता दिया था, मोदी जी हमारे किशनगंज में विभाजन करने की कोशिश न कीजिए। अंग्रेज की चापलूसी करने वालों ने, अंग्रेज की गुलामी करने वालों ने अंग्रेज के फार्मूले को किशनगंज पे लागू करने की कोशिश की थी। तब उन 2019 के इलेक्शन में किशनगंज की जनता ने जवाब दिया था, ये फार्मूला यहां सेट नहीं होगा। हाँ, आप 39 सीट तो ले सकते हो, किशनगंज की सीट सिर्फ और सिर्फ अगर जाएगी तो कांग्रेस को जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात? सारे लोगों ने कहा ये बात है, हाँ यही है, ये किशनगंज की जनता है। और किशनगंज की जनता अपने आपस में भाईचारा बनाए रखना जानती है, हिंदू मुस्लिम एकता पेश करना जानती है। यहाँ यादव भी है, कुमार भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हर तरह चमार भी है, हर तरह की बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किशनगंज की जनता है तो यहाँ विभाजन के चक्कर में आप मत आइएगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत प्यार से ठंडे अंदाज में सुनिएगा और समझ के सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बात बहुत जोर से कही जाए, जरूरी नहीं है। एक बात सुनिए, आप लोगों ने ओवैसी साहब का नाम तो बहुत जोर से सुना होगा, और जोर से नाम न भी सुना हो तो लेकिन भाषण जोर से सुना होगा, है ना भाषण। और उसके बाद उनका एक छोटा भाई है जो बड़ा घुमा बोलता है, आपके किशनगंज का भाई है, अक्सर घुमा के उर्दू बोलते हैं, क्या? हाँ, घुमा करके। इन लोगों ने शुरुआती दौर में शिकार इतना जबरदस्त है भाई साहब, हम जैसे लोगों को भी उन्होंने शिकार कर लिया। हाँ, फंस गए भाई। शिकारी अपने जाल को अलग अलग अंदाज से फेंकेगा, तो जो मछली कांटा डाल के बंसी डाल के नदी से मारना जानता है तो जरूरी थोड़ी है कि वो जिया से ही काम करेगा। कभी कभी वो अपना अंदाज बदल के भी शिकार कर लेता है। हम लोग भी शिकार हो गए, सारे लोग शिकार हो गए, अक्सर और बेशतर अच्छे पढ़े लिखे लोग शिकार हो गए, है नहीं? जब शिकार हो गए तो हुआ ये कि हम लोग जाल में फंस गए। काम तो किए, काम करने के बाद उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश किए। जब हैदराबाद में हम 12-13 दिन रहे, कितने दिन? जी हाँ, आपकी दुआ से कंपेनिंग के लिए मुझे हैदराबाद बुलाया गया था इलेक्शन के पीरियड में। जब वहां गए, वहां के हालात को, बिरयानी मुर्गा मुसल्लम नहीं, वहां बकरा मुसल्लम चलता है। हाँ, वो भी खूब दबाए, समझे कि नहीं? जब हकीकत से हम आशनाई हासिल करना चाहे तो पता ये चला कि भाई हैदराबाद में कुछ, किशनगंज में कुछ, सीमांचल में कुछ, जबान में कुछ, बयान में कुछ, दिल में कुछ, बगल में कुछ। अब आप लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग अपनी जबान में कहें तो यूं कह सकते हैं, जबान में राम राम, बोलिए भाई जोर से बोलिए, है ना? समझे आप? जबान में राम राम, बगल में छुरी। अब ये आप ही बता दीजिए कि इससे कोई बेनिफिट होने वाला है? उनका क्या भाषण था? मैंने कहा जोरदार भाषण। क्या था भाषण? हमें मोदी जी के खिलाफ लड़ना है, हमें हक हासिल करना है, जो हक मुझे मांगने पे नहीं मिलेगा। पता नहीं कहां से ताकत निकाल के बोलते थे, समझे कि नहीं? तो मैं छीन के लाऊंगा। क्या करूंगा? मैं छीन के लाऊंगा। तब हम लोगों ने सोचा वाकई यार हो सकता है कि एक लीडर तैयार हो गया हो। क्या हो गया? हो सकता है, ये इंसान है, कब कौन पैदा हो जाए। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी तैयार हो जाता है, कभी जाफिर तैयार होता है, कभी अब्दुल खालिक तैयार होता है, तो हो सकता है ओवैसी भी तैयार हो गया हो। जोर से जब भाषण सुनने को आया तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ काम हो जाए।
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता ये चला कि वो लड़ने के लिए किशनगंज आने के बाद ऐलान किया मुझे मोदी जी के खिलाफ लड़ना है। जब मोदी जी के खिलाफ ही लड़ना है ओवैसी साहब, तो फिर आपको सिर्फ सीमांचल ही नजर क्यों आता है? जब आपको मालूम है कि 2019 के इलेक्शन में मुझे किसी ओवैसी की जरूरत नहीं थी, किसी अख्तरुल ईमान की जरूरत नहीं थी, किसी मजलिस एमआईएम और पतंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ की जनता ने ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और बता दिया था मोदी जी हमारे किशनगंज की जनता आपके लिए काफी है। तो जब मोदी जी के खिलाफ किशनगंज की जनता ने पगड़ी बांध लिया है तो फिर ओवैसी साहब आपको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बात समझ गए आप लोग? अच्छा, 2019 में हार गया, तब तो पता चल गया होगा कि हाँ वाकई में किशनगंज की जनता ने मोर्चा खोला है। हुआ कि नहीं भाई? है ना? जब 19 में हरा दिया मोदी जी की उस लहर में, तूफान और आंधी में, जहां मोदी ही मोदी, हर तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया जा रहा था, ऐसी पोजीशन में किशनगंज की जनता ने उखाड़ फेंक दिया, है ना? 39 तो ले लिया मगर किशनगंज की सीट को वो ले नहीं सके, हिला नहीं पाए। तब तो ओवैसी साहब को समझ जाना चाहिए कि मुझे सीमांचल में जाने की जरूरत नहीं, किशनगंज में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आ गए तो जीत तो यहां से कांग्रेस रही है ना। तो आप तो खिलाफ मोदी जी के लड़ने आए हो, तो फिर आप यहां किसको हराने आए हो? मुझे इसका जवाब। यहां किसको लड़ाने आए? हराने आए, कांग्रेस को हराने आए। तो जबान में राम राम, बात सही है गलत? बोले ना? तो एक झूठ के भंडार तो हमारे मोदी जी रखते हैं और एक झूठ के भंडार उनके सोतेले भाई अख्तरुल ईमान रखते हैं, है ना? लेकिन किशनगंज की जनता समझदार है, समझ ना आप लोग? नेता की बातों में आने वाले लोग यहाँ के नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब की बार का इलेक्शन नेता के बीच, दल के बीच या पार्टी के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच नहीं होगा, बल्कि एनडीए के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता लड़ेगी अब की बार। समझिए आप मेरी बात? समझिए? हाँ, इन लोग के चक्कर में आइएगा ना, ये लोग कैसा नेता है मैं बताऊं? अख्तरुल ईमान साहब की जो जादुई गुफ्तगू है ना, लोग समझ नहीं पाते। एक नेताजी गांव में पहुंच गए और पहुंचने के बाद बोले दोस्तों अब की बार वोट हमको देना है, हमें जिताना है। तो जनता को क्या चाहिए? विकास। बोले नेताजी अब की बार वोट तो आपको देंगे मगर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है बताइए? बोले शर्त यह है कि हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं है, एक कब्रिस्तान हमको दे दीजिए। हम लोग भाई हर एक को मरना है, लोग यहाँ फिक्र तो कम करते हैं मगर जाने की फिक्र फिर भी लोग करते हैं कि जाना है कि नहीं? मरना तो सबको है। तो जनता ने सोचा कि चलो कुछ तो नहीं मिल रहा है, कम से कम आखिरत की जगह ही ठीक ठाक मिल जाए, समझे कि नहीं? तो नेताजी ने कहा ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या? ये तो मेरे लिए, भाई बोलिए ना भाई, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप लोग अब की बार मुझे वोट देके जिता दीजिए। जब हम जीत के आएंगे तो आप एक कब्रिस्तान की बात करते हैं, हम पूरे गांव को कब्रिस्तान बना देंगे। क्या करेंगे? पूरा गांव को कब्रिस्तान बना देंगे। उसी तरह से एक हमारे हैं भाई, हम तो यहां से भी लाश लाए, हम तो वहां से भी लाश लाए। भैया सिर्फ लाश ही लाओगे या और कुछ काम भी करोगे? तो एक नेता तो कब्रिस्तान बना रहा है, दूसरा नेता लाशें धोने में लगा हुआ है। ऐसा ना हो कि हम सबको लाश की तैयारी करा दे। और अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये लाश इसलिए लाने के मूड में ज्यादा रहते हैं, ये जिस पार्टी में है उस पार्टी का मिशन है लोगों की मुआवजे ऊंची कराना। आपका कोई भाई है सुरक्षित है? आप गौर से देखिए, आपको नमाज पढ़ने की अथॉरिटी नहीं है साहब। आप जब नमाज पढ़ते हैं ना तब आपको लात जूतों से मारा जाता है। सुना है आपने? देखा है आपने? उस कौम का बुरा हाल होता है अगर कौम को बात सही समझ में नहीं आती है। आइए समझ आप मेरी बात? उस कौम का बुरा हाल होता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग किसी के बहकावे में ना आए। क्या बहकावे में नहीं? हाँ, आपका वोट है, आपका अधिकार है। मैंने पहले क्या पैगाम दिया? 2-3 दिन का खेल बचा हुआ है, अपने आपस में कोई इख्तिलाफ मत कीजिएगा। गांव पड़ोस में, मोहल्ला में, चाय की दुकान में बैठते एक भाई दूसरे भाई से लड़ जाते ना, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, मत लड़िए। क्यों कि 2-3 दिन के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सबको एक ही जगह रहना है। बात सही है गलत? सबको एक ही जगह है। तो
हम लोगों को आपसी तालमेल खराब नहीं करना है, मगर अपने वोट का इस्तेमाल सही से करना है, सोच के करना है। कौन है जो मोदी जी को टक्कर दे दे? कौन है जिसके नाम से भाजपा का सीना कपकपाने लगता है? कौन है जिसका नाम सुनते ही आरएसएस की जबानें लड़खड़ाने लगती है? कौन है जिसका नाम सुनने के बाद मोदी जी के चेहरे पे पसीना आने लगता है? कौन है जिसका नाम सुनने के बाद भाजपाइयों के पांव के तले से जमीन खिसकने लगती है? कौन है जिसका नाम सुनने के बाद भाजपाई और एनडीए दल के अंदर एक भूकंप, इतिहास और कपकपी और भूचाल आने लगता है? अगर कोई नाम ढूंढिएगा तो एक ही नाम एनडीए का एक बड़ा नेता जिसका नाम है राहुल गांधी नजर आए। समझ आप मेरी बात? अब आपको मैं क्या कह रहा था, आपका वोट बहुत कीमती है, यही कह रहा था ना। बीच में बात भूल जाती है तो उसको बोल है ना। मोदी जी का नारा तो बहुत लगता है, मैं मोदी जी को झूठा कहता हूँ। लोग कहते हैं मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आप उनको झूठा क्यों कहते हैं? तो मैं नहीं कहूंगा तो आप सच्चा कह दीजिएगा, साबित करके दिखाइए। नहीं कर सकते भाई। मोदी जी ने कहा था ना 15-15 लाख आएंगे, आए नहीं आए ना। तो जब उन्होंने कहा आएंगे और नहीं आया तो क्या कहिएगा? हमने वादा किया मुझे आज मौलाना हाट आगेपुर जाना है, हम नहीं आए तो मुझे क्या कहिएगा? झूठा कहिएगा ना। अच्छा, जो खा के रहेगा उसको खाया हुआ कहिएगा, जिसके ऊपर कपड़ा नहीं रहेगा क्या कहिएगा? वो बदन उसका नंगा है। जिसको प्यास लगी रहेगी उसको क्या कहिएगा? वो प्यासा है। जिसके सर पे बाल रहेगा उसको बाल वाला कहिएगा, और जिसके सर पे बाल न हो उसको क्या कहा जाएगा? गंजा। और जो आपसे वादा करके वादा खिलाफी करे, आपसे झूठ बोले, उसको झूठा। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, नहीं मिला। जब नहीं मिला तो झूठा हुआ कि नहीं? बोले ना मैं झूठा हुआ कि नहीं? तो एक मोदी जी झूठे हुए और अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा था, हम छीन के लाएंगे, ला पाए नहीं, तो ये भी झूठे हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? हाँ, इसीलिए झूठ के भंडार में मत आइएगा। राहुल गांधी का एक नारा लगाइएगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि आपका वोट कीमती है, जितनी कीमत जय शाह के पप्पा के वोट की है। जय शाह का पप्पा समझते हैं आप लोग? बीसीसीआई के सेक्रेटरी है ना, अमित शाह जी का। जितना दाम वोट का है उतना ही दाम आपके वोट का भी है। जितना दाम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के वोट का है उतना ही दाम आपके वोट का भी है। जितना दाम अडानी और अंबानी के वोट का है उतना ही दाम किसान, मजदूर, गरीब, लाचार, परेशान हाल, जिन जिन लोगों का रोजगार छीन लिया गया है उन लोगों का भी वही दाम है, वही कीमत है ना, है ना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वोट दो धारी तलवार है। क्या है? वोट, जुमला सुन लीजिएगा, तस्वीर खत्म हो रही है। वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने इस वोट का इस्तेमाल दिमाग से किया, इस वोट का इस्तेमाल दिमाग से किया तो आपका काम हो जाएगा। इस वोट का इस्तेमाल दिमाग से किया तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने इस वोट का इस्तेमाल दिमाग से नहीं किया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। जरा हार्ड हो गया क्या? जरा समझ गए? यानी अगर आपने अपना वोट सही इस्तेमाल किया तो आप रात में अपने बच्चे को दिल्ली भेज के आराम से सोएंगे। अगर आपने अपने वोट का इस्तेमाल ढंग से किया तो आप अपने भतीजे को मध्य प्रदेश भेज के रात में आराम से सोएंगे। अगर आपने अपने वोट का इस्तेमाल तरीके से किया तो आप अपने भांजा, भतीजे, रिश्तेदार, खेशो अकारिब को भेज करके चाहे गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान के किसी भी चप्पे, किसी भी कोने, किसी भी गोशे में भेजना हो, भेजने के बाद उनकी माए बहनें इत्मीनान से आराम से नींद से सोएंगी। और अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो अपने बच्चे को दिल्ली रवाना करने के बाद अल्लाह 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 अल्लाह, न जाने मेरे बेटे के साथ ट्रेन में क्या होगा, न जाने मेरे बेटे के साथ सफर में क्या होगा, न जाने मेरे
बेटे के साथ दिल्ली में क्या होगा, न जाने मेरे भाई के साथ हरियाणा में क्या होगा, न जाने मेरे भाई के साथ लुधियाना, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं, अपने बाल बच्चों के चेहरे को लौटते हुए देखना चाहते हो तो राहुल के हाथ को आपको मजबूत करना होगा। बात समझ में आई? समझिए आपकी नहीं। इसीलिए भाई तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, इंडिया गठबंधन ने यह आपको पैगाम दिया है कि अब की बार आप मोदी जी को सत्ता से अगर हटाना चाहते हैं तो ये बीजेपी की जो बी टीम बनकर चेहरे में मुस्लिम निकाब लगाकर जो घूमती है उस टीम से आप महफूज रहिएगा। चलिए, यही चंद बातें मुझे आपसे करनी थी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। वरना मोदी जी के नारे की तरह नारा लगाने के लिए तो हम लोग भी चाहे तो बहुत नारा लगा सकते हैं, क्योंकि वो हर बात पे अधिकार देने लगते हैं, हर बात पे गारंटी देने लगते हैं। अधिकार वो कभी मर्दों को देते हैं, कभी बच्चों को देते हैं, कभी 10 के बाद 12वीं कराते हैं, कभी 12वीं के बाद 10वीं करा देते हैं, है ना। कभी 12वीं के बाद 10वीं कराते हैं वो, और फिर अमित शाह जी लैपटॉप देने की बात करने लगते हैं। समझे आप? 12वीं करा के जो 12वीं करने के बाद जो 10th करेगा उसको अमित शाह जी कभी कभी लैपटॉप देने लगते हैं। सुना है कि नहीं आप लोग? हाँ, तो हमारे मोदी जी अधिकार देने की बात करते हैं और नारा लगाते हैं हम अब की बार औरतों को अधिकार देंगे। क्या? अब की बार औरतों को अधिकार देंगे। तब मैंने कहा, विरोधी मीडिया के लोगों, कभी कभी हम लोगों का भी पैगाम पहुंचा दो मोदी जी तक। मैंने कहा, गुलाम रब्बानी का ये पैगाम मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा। जब आपको औरतों का अधिकार देना ही है तो सबसे पहले हमारी बहन अपनी पत्नी को ही अधिकार दे दीजिए। समझे नहीं आप? चलिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग मोहब्बत के साथ कोई इख्तिलाफी गुफ्तगू न कीजिएगा। आपसी तालमेल बनाकर 2 दिन की बात है, उसके बाद सबको एक ही जगह रहना, वही चाचा, वही भतीजा, वही नाना, वही मामू, वही खाला, वही फूफी, सबको एक जगह रहना। इसलिए ये 2 दिन बहुत बर्दाश्त के साथ, मोहब्बत के साथ, हमारे इस्लाम का भी यही पैगाम है, उखुवत का, भाईचारा का, इंसानियत का। सबसे पहले आपके अंदर में इंसानियत पाई जानी चाहिए। क्या? सबसे पहले इंसानियत पाई जानी चाहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ इस पर्व को निभा लीजिए, ताकि फिर 5 साल तक हम लोग अपने आपस में ढंग से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। एक बार बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन। पहले लड़े थे गोरू से, अब लड़ेंगे, जोर से, पहले लड़े थे गोरू से, अब लड़ेंगे जोरू से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।